मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास ये रात बड़ी कातिल है, भाग 3। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। घर पहुंचने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगे। देविका के घर से मेरे घर का रास्ता महज 10 मिनट का ही था और पिछले 10 मिनट से ही हम अपने घर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। लेकिन अभी तक देविका का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा था। रागिनी इस वक्त मेघना के साथ मेरे किचन में पिस्टल की तलाश में गई हुई थी, क्योंकि हमारी बातों की रोशनी में ये बात उभर कर आ चुकी थी कि मैं देविका से बात करते हुए ही किचन में गया था। कोई 5 मिनट के बाद ही रागिनी की आवाज मेरे कानों में गूंज चुकी थी। तुम्हारा पिस्टल तो यहाँ है अनुज। उसकी बात सुनते ही मैं किचन की ओर दौड़ा। रुको, इसे हाथ मत लगाना। मैंने रागिनी को उस पिस्टल को हाथ लगाने से रोका। रागिनी तुरंत मेरी बात को समझ गई थी। हम आज दिन में भी इस किचन में आए थे, तब ये पिस्टल यहाँ नहीं थी। पिस्टल को यहाँ देखकर मेरा दिमाग चक्कर गिननी खा चुका था। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमें इस गैस के चूल्हे के नीचे से मिला है, मेघना ने रागिनी से पहले बोला। मैंने रागिनी की तरफ देखा, उसने भी सहमति में अपने सिर को हिलाया। मैं एसआई देवप्रिया को बुला रहा हूँ। इस पिस्टल के लास्ट फिंगरप्रिंट हर हाल में लेने होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कल रात को कॉफी बनाने के लिए किचन में जाते हुए पिस्टल को अपनी बेड की दराज में रखा था। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम था। यही सही रहेगा। हमें पुलिस को वैसे भी इस पिस्टल की बरामदगी के बारे में तो सूचना देनी ही होगी, रागिनी ने मेरी तरफ देखते हुए बोला। अब तो पिस्टल मिल गई तुम्हें, अब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। देविका को पुलिस का कुछ ज्यादा ही खौफ था। सुनने में तो यही आया था कि जेल जाने के बाद लोगों के दिलों से पुलिस का खौफ दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ देविका के मामले में दूसरा ही सीन नजर आ रहा था। तुम क्यों इतना घबरा रही हो देविका? जब पुलिस में किसी वस्तु के खोने की सूचना दर्ज करवाई जाती है तो उसके मिलने पर उसकी सूचना देना भी हर नागरिक का दायित्व होता है, रागिनी ने स्पष्ट शब्दों में देविका को समझाया। रागिनी सही कह रही है देविका, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें पुलिस के आने से क्या परेशानी है। इस बार मेघना भी देविका को समझाने वाले स्वर में बोली। मैं एक बात शुरू से ही नोट कर रहा था। मेघना शुरू से ही खुद को देविका से अलग दिखाने की चेष्टा कर रही थी। उसे अभी तक एक बार भी देविका का पक्ष लेते हुए मैंने नहीं देखा था। खैर, मैंने अभी अपना ध्यान मेघना के ऊपर से हटाया और देवप्रिया को फोन मिलाने लगा। मैंने उसे 5 मिनट तक सारी बातों को समझाया। उसने तत्काल मेरे घर पहुंचने का आश्वासन दिया। धीरे धीरे रात अब गहराती जा रही थी। कल की रात भी ये देविका का नाम की जालिम लौशन मेरे घर में ही थी, और आज की रात तो इन मोहतरमा के साथ 2 और हसीनाएं मेरे घर को रोशन कर रही थीं। रागिनी की खूबसूरती भी कोई देविका के मुकाबले में कहीं से भी कम नहीं थी। मेघना भी इन दोनों से कहीं भी 19 नहीं थी। मैं भी इस वक्त पता नहीं क्यों इन तीनों के हुस्न की तुलना करने बैठ गया। ऊपर वाले की बनाई हुई किसी भी कलाकृति का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं इस वक्त बेताबी से देवप्रिय के आने का इंतजार कर रहा था। एक बार पिस्टल के फॉरेंसिक जांच के लिए जाने के बाद मैं इन सभी को अपने फ्लैट से रुखसत कर सकता था। अनुज, एक बार मेरी मुलाकात सौम्य से करवा दो ना। मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। तभी मेघना ने मेरी ओर देखकर बोला। सौम्य से मिलने के लिए मेरी क्या जरूरत है मेघना? उससे तो तुम खुद भी जाकर मिल सकती हो, मैंने मेघना की ओर देखते हुए बोला। मैं कोशिश कर चुकी हूँ अनुज, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, मेघना ने रुआंसे स्वर में कहा। उसे मालूम है क्या कि तुम जेल से बाहर आ चुकी हो? मैंने मेघना से पूछा। नहीं, मैं उसे नए नंबर से मिला रही थी। उसने तब भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने ऑफिस के नंबर पर भी फोन मिलाया, लेकिन उसने लाइन पर आने से मना कर दिया, मेघना ने निराशा से बोला। मैं अभी उसकी बात का जवाब देने ही जा रहा था कि मेरे फ्लैट की बेल बज गई। आने वाला शख्स एसआई देवप्रिया ही था। उसने एक नजर मुझ पर डाली और एक नजर मेरे कमरे में लगे हुए हसीनाओं के मेले पर डाली। मैंने बिना कोई भूमिका बांधे देवप्रिया को किचन में ले जाकर पिस्टल दिखाया। पिस्टल यहीं पर रखा है जब से
तुमने देखा? देवप्रिया ने मेरी ओर देखते हुए बोला। मुझसे पहले पिस्टल रागिनी ने और मेघना ने देखा था। उन्हें ये पिस्टल इस गैस चूल्हे के नीचे दिखाई दिया था। मैंने रागिनी की ओर देखते हुए बोला। मुझसे पहले मेघना ने इस पिस्टल को देखा था, क्योंकि मैं तो एक सरसरी नजर डालकर देख रही थी, लेकिन मेघना हर सामान को हटाकर अच्छे से देख रही थी। रागिनी ने भी तुरंत बोला। ये मोहतरमा वही है क्या जिन पर कल आपने पिस्टल चोरी करके ले जाने का इल्जाम लगाया था? देवप्रिया ने मेघना पर नजर डालते हुए मुझसे पूछा। नहीं, वो मैडम तो ये हैं देविका, अभी 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आई हैं। मैंने देविका की ओर इशारा किया। मैंने पहले ही कहा था कि जासूस हो तो कोई ना कोई झोल तो तुम्हारी कहानी में जरूर मिलेगा। पिस्टल आपके घर में मौजूद है और कल रात से आपने जीना हमारा हराम करा हुआ है। देवप्रिया ने मेरी ओर देखते हुए बोला। कहानी में झोल तो इन मैडम के आने से हो गया है जनाब, मैंने देविका की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन अगर यही पिस्टल लेकर गई होती तो अभी इस वक्त ये पिस्टल आपके घर से कैसे मिल गया? देवप्रिया ने अनुराग भरी दृष्टि से देवप्रिया की ओर देखा। खूबसूरती का यही फायदा होता है। सामने वाली बंदी कितनी भी शातिर दिमाग क्यों ना हो, लेकिन दिखने में लगती मासूम ही है। पता नहीं किस बेवकूफ ने ये कहावत बनाई है कि खूबसूरत औरत का दिमाग उसके घुटनों में होता है। आपके इस सेवक का तो मानना था कि खूबसूरत औरत को देखकर अच्छे भले इंसान का दिमाग उसके टखनों में चला जाता है। कुछ यही हाल इस वक्त हमारे जनाब एसआई देवप्रिया का था, जो अभी तक देविका को उसी अनुराग भरी दृष्टि से निहार रहे थे। जी, मैं अब भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने इन मोहतरमा के सामने अपना पिस्टल अपने बेड की दराज में रखा था, फिर आज ये पिस्टल मेरे किचन में कैसे मिला? मैंने असमंजस भरे स्वर में कहा। मैं बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। बरसात की रात में जब कोई इन जैसी बला की खूबसूरत लड़की एकाएक सामने आकर खड़ी हो जाए, और वो भी आपके बेडरूम में, तो अच्छे खासे बंदे के होशो हवास न केवल गुम हो जाते हैं, बल्कि वो कल्पनाओं के सागर में गोते लगाते हुए किसी हिल स्टेशन पर अपने हनीमून की भी प्लानिंग करने लगता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। उसी काल कल्पना लोक में विचरते हुए आप इस पिस्टल को हाथ में लिए किचन में पहुंच गए। वहां बकौल आपके अपनी इन मोहतरमा की फरमाइश पर कॉफी बनाई। अब कॉफी आपने हाथ में पिस्टल लेकर तो बनाई नहीं होगी। आपने उस पिस्टल को वहीं किचन में गैस के पास रखा होगा, जो किसी चीज के लगने की वजह से सड़क कर चूल्हे के नीचे चली गई होगी। देवप्रिय 1 मिनट में ही अपनी कल्पना शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर चुका था, और अपनी बात खत्म करने के बाद बंदे ने देविका की ओर एक विजयी मुस्कान के साथ देखा। देविका ने भी मुरीद नजरों से देवप्रिय की ओर देखा। आखिर देखती भी क्यों नहीं? जनाब ने सिर्फ 2 मिनट में मैडम को हर आरोप से बरी जो कर दिया था। लेकिन जनाब, मैं इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ कि पिस्टल जैसी चीज को लेकर मैं इतना लापरवाह हो जाऊंगा और उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने थाने तक चला जाऊंगा। मैंने देवप्रिय की बात का पुरजोर विरोध किया। लेकिन मैंने तो सुना है कि आप काफी दिलफेक किस्म के इंसान हैं, और लड़कियों के मामले में जहां देखी तब अपराध वही गुजारी सारी रात वाली कहावत में यकीन रखते हैं। नहीं सर, अनुज के बारे में ये बोलना सही नहीं है। बल्कि बहुत सी लड़कियां हैं जो अनुज को पसंद करती हैं, लेकिन अनुज बाबू थोड़ा फ्लर्ट जरूर करते हैं, लेकिन आज तक कभी फिसले नहीं हैं। इस बार मेघना ने इस मामले में मेरी पुरजोर वकालत की। मैं ऐसे आड़े वक्त में मेघना का मेरा बचाव करते देखकर उसकी ओर मुरीद नजरों से देखने लगा। चलिए, मैं यहाँ पर कोई किसी का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए नहीं आया हूँ। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले तो मामला आपके ही खिलाफ बनता है कि आपने चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। अब इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देवप्रिया ने मेरी ओर देखते हुए कहा। देखिए सर, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिससे अनुज सर को फंसाया जा रहा है। रागिनी ने काफी देर के बाद हमारी बातों में दखल दिया था। उस साजिश को साबित करने के लिए आपको थाने आना पड़ेगा। रागिनी जी, अभी रात बहुत हो चुकी है और मैं पिछले 36 घंटे से लगातार ड्यूटी पर हूँ। देवप्रिया ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। मतलब आपने इन मैडम को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है? आप इनसे इस बारे में कोई पूछताछ नहीं करेंगे कि ये मैडम कल रात को यहाँ पर क्या करने आई थी? इसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? रागिनी ने तलख स्वर में देवप्रिया से पूछा। देखिए मैडम, आप हर बार मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए।
अनुज साहब ने रिपोर्ट लिखवाई कि पिस्टल इनके घर से चोरी हुआ है और पिस्टल मिला भी अनुज साहब के घर से ही। तो इसका मतलब तो चोरी की रिपोर्ट ही झूठी थी। तो पूछताछ इन मोहतरमा से नहीं बल्कि अनुज साहब से करना बनता है। ये तो मेरी शराफत समझिए कि मैं इन्हें अभी अपने साथ थाने नहीं लेकर जा रहा हूँ। आप लोग सुबह आ जाइए, वहाँ पूछताछ भी हो जाएगी और सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। देवप्रिय ने भी उसी तल्खी के साथ रागिनी की बात का जवाब दिया। ठीक है माए बाप, बंदा कल सुबह आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले इस गरीब की एक इल्तिजा पर गौर फरमा लीजिए। मैंने देवप्रिय को प्रिय लगने वाले शब्दों से नवाजा। कैसी इल्तिजा? इस पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए अपने साथ ले जाइए, क्योंकि पूरे 24 घंटे ये बेजुबान मेरी आंखों से उछल रहा है। बेचारे के साथ पता नहीं इस दरमियान क्या क्या बीती होगी, किन किन हाथों ने इसके कानों को उमटे होगा। तो मेरे हुजूर इस पिस्टल का फॉरेंसिक जांच करवा दीजिए, मैंने नाटकीय अंदाज में देवप्रिय को कहा। तुमने क्या मुझे इतना अहमक समझा है कि मैं इस पिस्टल को तुम्हारे पास ऐसे ही छोड़ जाऊंगा? फॉरेंसिक जांच से ही तो अगर कोई कारनामा तुमने किया होगा वो सामने आएगा। देवप्रिया ने बड़ी कमीनगी दिखाते हुए बोला। हुजूर एक बात और पूछनी थी, कल थाने में सिर्फ मुझे ही आना है या इन 3 देवियों को भी बुलाओगे? मैंने एक कुटिल मुस्कान के साथ देवप्रिय की कमीनगी का जवाब दिया। आ जाना आप भी तीनों देवियां, वरना साहब को लगेगा कि मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साहब की जानकारी हमारे महकमे के बड़े बड़े हाकिमों से है, तो हमें तो वैसे भी कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। ये बोलकर देवप्रिय किचन की तरफ पिस्टल को लेने के लिए बढ़ गया। अगले दिन मैं थोड़ी देर से सोकर उठा था। पता नहीं रागिनी को मेरे जागने की शायद कोई महक आ गई थी कि मेरे आंख खुलते ही उसका नंबर मेरे मोबाइल पर चमकने लगा था। मैंने तुरंत रागिनी का फोन उठाया। तुम्हें एक बात बतानी थी, मेघना मुझसे कोई 20 सेकंड पहले किचन में घुसी थी, मेरे साथ नहीं। मुझे लगता है मेघना ने ही उस पिस्टल को उस चूल्हे के नीचे प्लांट किया। रागिनी जो मुझे अब बता रही थी, इसका अंदेशा मुझे रात को ही हो चुका था। मुझे भी इसी बात का शक है। मैंने रागिनी की बात का समर्थन किया। मेघना शायद किसी बड़ी फिराक में है। मत भूलो कि ये राजीव बंसल के साथ सौम्या को रास्ते से हटाकर शादी करने की फिराक में भी थी। रागिनी ने मुझे पुरानी बातें याद दिलाई। तुम सही कह रही हो, इसका मतलब है ये उस पिस्टल से कोई वारदात कर चुके हैं और अब मुझे कभी भी उस वारदात के सामने लाकर फंसाने का इंतजाम कर सकते हैं। मैंने एक और अपना आशंका जाहिर की। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन हमें सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि इनके निशाने पर कौन हो सकता है और अभी उसकी क्या हालत है। रागिनी का दिमाग भी जापान की बुलेट ट्रेन से तेज चल रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पहले ही उस देवप्रिय को चुका डाल चुकी हैं। तभी तो कल रात को देविका की ही भाषा बोल रहा था, मैंने रागिनी को बोला। मुझे इस वक्त सौम्या की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। कहीं ये जेल से उसे ठिकाने लगाने के इरादे से बाहर नहीं आई हो। मैंने एक बार फिर अपना अंदेशा जाहिर किया। मुझे सौम्या के साथ साथ कुमार गौरव भी इनके निशाने पर लगता है। रागिनी ने अपना शक जाहिर करके शक के दायरे का और विस्तार कर दिया था। मैं एक बार सौम्या की खोज खबर ले लेता हूँ, तुम सीधा यहीं आ जाओ, फिर कुमार के घर पर भी चलते हैं और उस देवप्रिय की भी तो हाजिरी बजानी है। मैंने आज के सारे काम रागिनी को गिनवा दिए। ठीक है, मैं 10 बजे तक पहुंचती हूँ, तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। ये बोलकर रागिनी ने तेजी से फोन काट दिया। मैं उसे अपने घर से नाश्ता बनाकर लाने के लिए बोलने वाला था, लेकिन अपनी इच्छा तो दिल की दिल में ही रह गई थी। मैंने रागिनी के फोन काटते ही सौम्या को फोन लगा दिया था। इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? सौम्या ने चहकती आवाज में बोला। बस तुम्हारी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। तुम ठीक हो ना? मैंने सौम्या को बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझे कुछ होने वाला था क्या, जो तुम इतने चिंताजनक लहजे में पूछ रहे हो? सौम्या ने मेरी आवाज की घबराहट को पहचान लिया था। वो तुम्हारी हम प्याली हम निवाली मेघना भी जेल से बाहर आई हुई है, जमानत पर, और देविका के साथ ही है वो। अभी उनके कुछ कुछ मंसूबे तो पता चल चुके हैं, लेकिन अभी पूरे मंसूबे नहीं जान पाया हूँ। मैंने सौम्या के साथ पहेलियां बुझाई। तो क्या मेरी जान लेने के इरादे से जेल से बाहर आए हैं क्या? अब सौम्या के स्वर में भी उसकी चिंता झलक रही थी।
मैंने तुम्हें अपनी पिस्टल के गायब होने की बात बताई थी ना। वो पिस्टल काफी ड्रामेटिक तरीके से मेरे ही घर से मिल गई, और वो भी मेघना और देविका की उपस्थिति में। मेरी बात सुनते ही सौम्या की तरफ एक खामोशी पसर गई। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैंने जब काफी देर तक सौम्या की कोई आवाज नहीं आई तो पूछा। मैं सुन रही हूँ, तुम मुझे पूरी बात बताओ, सौम्या ने बोला। तो मैं उसे कल शाम का ऑफिस से निकलने के बाद से कल रात तक का पूरा वाकया बताता चला गया। 2 दिन से मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल तो आ रही थी, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किए थे। ऑफिस के फोन पर जब फोन आया होगा तो शायद मैं उस समय ऑफिस में नहीं होंगी। सौम्य ने मेरी बात सुनने के बाद बोला। वैसे मेरी सलाह है, मेघना या देविका तुमसे मिलने की कोशिश करें तो उनसे मिलना मत। और तुम्हारी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? मैंने आखिर में सौम्य से पूछा। 4 बाउंसर रहते हैं मेरे साथ, जिनमें से 2 के पास पिस्टल भी होती है, सौम्या ने मुझे बताया। उन लोगों को अलर्ट कर रखना। इस वक्त तुम्हारी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, मैंने सौम्या को चिताया। आज एक बार तुम भी मेरे पास आ जाओ, मुझे देविका के बारे में और भी कुछ बात करनी है, सौम्या ने मुझे बोला। तो मैं शाम के समय आने की हामी करके फोन को काट दिया। मैंने फोन काटते ही फोन को एक तरफ उछाला और सुबह के नित्यक्रम से निर्वित होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा ही था कि फोन एक बार फिर से बज उठा। फोन थाने से देवप्रिया का था। 11 बजे तक थाने आ जाओ, वो दोनों लड़कियां भी तब तक थाने पहुंच जाएंगी, देवप्रिया ने आदेशात्मक स्वर में बोला। जो आज्ञा जनाब, बंदा समय पर हाजिर हो जाएगा, मैंने देवप्रिया को बोला। रागनी मैडम को साथ लेकर आना, वो भी कल रात की घटना की चश्मदीद गवाह हैं, देवप्रिया ने कहा। जी, वो भी आ रही हैं, मैंने उन्हें सुबह फोन कर दिया था। ठीक है, ये बोलकर उसने फोन कॉल की तीसरी कर दी। इस बार मैंने कुछ पल फोन को घूरा, फिर अंदेशा था कि कहीं बाथरूम की तरफ जाते हुए इसका पुलिस सायरन फिर से ना बज उठे। लेकिन जब फोन खामोशी से मेरा मुंह चिढ़ाता रहा तो मैंने फोन को अपने बिस्तर पे उछाला, बाथरूम में घुस गया। घंटे भर के भीतर ही बंदा चकाचक होकर खुद को शीशे में निहार रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने घड़ी की ओर देखा। ये वक्त रागनी के आने का था। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो रागनी अपनी मुस्कान बिखेरती हुई मेरी ओर देख रही थी। आ गई हजूरे आला, मैंने रागनी के सम्मान में अपने सिर को हल्का सा नवाते हुए बोला। आप बुलाएं हराम ना आए, ऐसी गुस्ताखी करके कम से कम मैं अपनी सैलरी तो खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। रागनी के आते ही बकलोली शुरू हो चुकी थी। अच्छा, किस महीने की तेरी सैलरी नहीं मिली? मैंने दिखावटी गुस्से में बोला। वो तो मैं कहीं से कोई पेमेंट आती है तो मैं अपनी सैलरी पहले ही काट कर बाकी पेमेंट तुम्हें देती हूँ, नहीं तो हर महीने ही मेरी सैलरी नहीं आती, रागनी ने मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। ये तुम बोल रही हो? मैंने आहत निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरे इस तरह बोलने से रागनी ने शरारती नजरों से मेरी ओर देखा। मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी के साथ अपने घर की भी मालकिन बनाने की सोच रहा था, मैंने उसकी शरारती मुस्कान को देखकर बोला। मेरी बैग में से नाश्ता निकालो, मैं भी करके नहीं आई हूँ, इतने में कॉफी बना कर लाती हूँ। ये बोलकर वो बकलोल बिना मेरी तरफ देखे किचन में घुस गई। मैं नाश्ते की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। जो बात मैं सुबह उसे फोन पर नहीं कह सका था, वो इच्छा उसने बिना बोले ही पूरी कर दी थी। मैं इस वक्त कुमार गौरव की फ्लैट की घंटी बजा रहा था। दरवाजा कोई 5 मिनट के बाद एक लगभग 55 साल की महिला ने खोला, जो कि इतनी सूरत से बता रही थी कि वे कुमार की माताजी हैं, असली कुमार गौरव का जबरा फैन। उन्होंने दरवाजा खोलते ही हमारी ओर सवालिया निगाहों से देखा। कुमार साहब से मिलना था। उनके कुछ पूछने से पहले मैं बोल पड़ा। वो तो बेटा कल से घर पर नहीं लौटा है, अपनी बवाना वाली फैक्ट्री में गया था। अक्सर जब काम ज्यादा होता है तो रात को वहीं रुक जाता है। कुमार की माताजी ने एक ही बार में पूरी कैफियत दे डाली। कल से आपकी उनकी फोन पर कोई बात नहीं हुई क्या? मैंने साधारण भाव से पूछा। बेटा बात तो नहीं हुई उससे, एक बार रात को मैंने फोन भी किया था, लेकिन उस वक्त फोन स्विच ऑफ आ रहा था, माताजी ने उसी साधारण भाव में जवाब दिया। ठीक है माताजी, अगर कुमार साहब आए तो उन्हें बोलना कि वो एक बार अनुज को फोन कर लें। ये बोलकर मैं उन्हें नमस्कार करके उनके दरवाजे से रुखसत होकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। जैसे ही रागनी गाड़ी में सवार हुई, मैंने कुमार का नंबर अपने मोबाइल से मिला दिया। फोन इस वक्त आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था।
मैंने एक बार रागनी की ओर देखा। रागनी के चेहरे पर भी इस वक्त कोई कई सवालों की रेखाएं देखी जा सकती थी। कुमार के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? रागनी के मुंह से बरबस निकला। शायद वही हो रहा है जो हम लोग सोच रहे थे, मैंने हल्की सी चिंता भरी स्वर में बोला। शायद उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा होने वाला है, रागनी मेरी तरफ देखकर बोली। चलो थाने चलते हैं, देवप्रिय से भी मिलना है, मैंने रागनी की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मेघना और देविका ने देवप्रिय के साथ मिलकर ये जाल बुना है। थाने जाने से पहले हमें शर्मा जी को एक बार पूरी बात बता देनी चाहिए और शर्मा जी से बात करने के बाद हमें सबसे पहले कुमार को ढूंढना होगा। रागनी ने अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दिए थे। दिमाग तो आला दर्जे का लगाया है इन दोनों कुड़ियों ने, लेकिन वो भूल गए कि उनका पाला अनुज से पड़ा है। मेरी बात सुनकर रागनी ने अपना गला खंखारा। तभी शर्मा जी ने मेरा फोन रिसीव कर लिया। कहो अनुज, कैसे याद किया? आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ गई है जनाब, आपसे मिलना है बहुत जरूरी, मैंने शर्मा जी को बोला। मिलना है तो आ जाओ, अब तुम्हारे इलाके में ही आ गया हूँ, यही पुलिस लाइन में आ जाओ, मैं शाम तक यहीं हूँ, शर्मा जी ने मुझे बोला। जी जनाब, मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। ये बोलकर मैंने फोन काटा ही था कि देवप्रिय का फोन नंबर फिर से चमक उठा। इस बार मैंने फोन उठाने में कोई कोताही नहीं की। तुम्हें 11 बजे आने को बोला था, तुम अभी तक आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे हो, उसने गुस्से भरे स्वर में बोला। जिस वक्त आपका फोन कॉल वेटिंग में बज रहा था उस समय आपके हाकिम एसीपी निरंजन शर्मा का फोन आया हुआ था। उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम था, इसलिए अभी मुझे शर्मा जी के पास पुलिस लाइन जाना पड़ रहा है। वहां से फ्री होते ही आपके दरबार में हाजिर होता हूँ। मैंने जानबूझकर शर्मा जी का नाम उसके सामने ला दिया था। ठीक है यार, जैसे ही वहां से फ्री होते हो सीधे मेरे पास आना। देवप्रिय के तेवर एकदम से किसी झाग की मानद बैठ चुके थे। बिल्कुल हाजिर होता हूँ जनाब। पुलिस लाइन पहुंचने में हमें कोई आधा घंटा लगा था। वजह थी सुबह मिलने वाला ट्रैफिक जैम, जो अब दिल्ली की सड़कों पर हमेशा ही मिलने लगा था। एसीपी निरंजन शर्मा जी ने मेरे पहुंचते ही अपने कक्ष में मुझे बुलवा लिया था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने तो शर्मा जी की सिर्फ एक बंसल मर्डर केस में मदद की थी, जिसकी वजह से शर्मा जी तरक्की पाकर अपने इंस्पेक्टर के ओहदे से एसीपी की कुर्सी तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद शर्मा जी ने मेरी अनेक मौके पर मदद की। अब जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरी मदद करने में कभी आनाकानी नहीं की। वो अपने महकमे के काम में कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, वो इस नाचीज के लिए हमेशा वक्त निकाल लेते थे। इस वक्त भी मैं शर्मा जी को अपनी पूरी आपबीती सुना चुका था और शर्मा जी पूरी गंभीरता से मेरी बात को सुन भी रहे थे। तुम्हारी कहानी तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच इसमें यही फंसा है कि पिस्टल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवाने के बाद पिस्टल का तुम्हारे ही घर से बरामद होना। अब अगर इस पिस्टल से कोई वारदात हो चुकी है तो पहली फुर्सत में पुलिस तुम्हें ही गिरफ्तार करेगी, शर्मा जी ने साफ शब्दों में बोला। लेकिन मालिक, मैं तो बेकसूर हूँ। आपके रहते हुए आपके इलाके में एक बेकसूर इंसान को फांसी चढ़ाने का इंतजाम कैसे किया जाता है? मैंने विनय भरे स्वर में शर्मा जी की ओर देखते हुए कहा। वर्तमान हालात में मैं अपने किसी मातहत को तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि इस कार्रवाई में मैं समय लगवा दूं। लेकिन उस समय का सदुपयोग तुम्हें खुद की बेगुनाही साबित करने में करना होगा, शर्मा जी ने पहेली सी बुझाई। क्या मतलब? मतलब ये कि इस केस में तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, और फिर रागनी तो है ही तुम्हारे साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस मुसीबत से भी बाहर आ जाओगे, शर्मा जी ने इस बार रागनी पर नजर डालते हुए बोला। लेकिन देवप्रिय तो पहली फुर्सत में मुझे उठाकर जेल में ठूस लेगा, फिर मैं मदद कैसे कर पाऊंगा, मैंने शर्मा जी को बोला। तुम थाने जाओ, तुम्हारे वहां पहुंचने तक तुम्हारे केस में वहां का पूरा निजाम बदल चुका होगा। कोई भी तुम्हें नाहक परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी तत्काल गिरफ्तारी को जब तक मेरे बस में होगा मैं रोकने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, शर्मा जी ने अपनी मजबूरी बताई। लेकिन वो ये बोलकर सिर्फ यही जता रहे थे कि वे मेरी ज्यादा मदद करने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं जानता था कि उनकी ये मदद मेरे लिए कितनी बड़ी मददगार होने वाली थी।
मैं जेल से बाहर रहकर तो रागिनी के साथ मिलकर अपने खिलाफ बड़ी से बड़ी साजिश को बेनकाब कर सकता था, लेकिन जेल में जाने के बाद मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। मुझे गिरफ्तारी से बचाए रखना ही इस वक्त मेरे लिए वरदान साबित होने वाली थी। मैंने शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वहां से विदा ली। अब मैं पहले थाने जाकर देवप्रिया का ही सामना करना चाहता था। लगभग आधे घंटे के बाद हम रोहिणी के थाने में पहुंच चुके थे। जैसे ही हमने कमरे में कदम रखा, उसका ध्यान भंग हुआ और उसकी नजर हम दोनों पर पड़ गई। मुझ पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिल उठी। तुम्हारा इकोसिस्टम तो बहुत मजबूत है बॉस। मुझे अपने केस से ही हटवा दिया ताकि तुम जेल जाने से बच जाओ। मेरे लिए ये खबर खुद नई थी, लेकिन तभी मेरे कान में शर्मा जी के ये शब्द गूंज उठे थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे थाने पहुंचने तक मेरे केस में सारा निजाम बदल चुका होगा। अब मुस्कुराने की और उसे उसका इकोसिस्टम समझाने की बारी मेरी थी। जब सामने वाले का सामना किसी जंग खाए सिस्टम से हो तो फिर अपने इकोसिस्टम का प्रयोग करना ही पड़ता है। मैंने कुटिल स्वर में बोला। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। देवप्रिय को मेरी बात समझ नहीं आई थी। तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे जेल ही भेजोगे? उन दोनों लड़कियों से मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो मुझे सब पता है। कल रात को मेरे घर से निकलकर वही दोनों लड़कियां कहाँ गई थीं और आप कहाँ गए थे? मैंने ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा, लेकिन मेरी बात सुनकर जिस प्रकार से शक पकाया था वह, उससे मुझे तीर निशाने पर लगने का एहसास हो गया था। मैंने तुरंत उसे दूसरी चोट दी। जनाब, जासूस हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ। नाम अनुज है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। और आप क्या समझते हो, वो सजा याफ्ता मुजरिम लड़कियां आपसे वफादारी निभाएंगी क्या? इसलिए उनके साथ मिलकर मुझे किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करने से बाज आ जाओ। नहीं तो अनुज, इस प्लेटिनम का जो 10वां ग्रह है, जो अगर किसी की कुंडली में आकर बैठ गया ना, तो उस इंसान की कुंडली के सारे ग्रह एक साथ उल्टी चाल चलने लगते हैं। ये बोलकर मैं उसके कमरे में रुका नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि इस वक्त उसके बस में बाकी कुछ था ही नहीं और अपनी पुलिसिया धौंस में वो बस मुझ पर झपट सकता था। मैं वहां से निकलकर सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए थाने के इंचार्ज माहेश्वरी साहब के कमरे में घुस चुका था। इस वक्त वो एक फाइल में बड़ी गहराई से उलझे हुए थे। मुझ पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपने सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर हमें बैठने का इशारा किया। उनका इशारा मिलते ही मैं और रागिनी उन कुर्सियों पर विराजमान हो गए। महेश्वरी साहब ने कुछ पलों में अपनी नजर फाइल से हटा ली। अपने केस के सिलसिले में तुम भगवान सिंह से मिल लो। अब वो तुम्हारे उस पिस्टल का गुत्थी को सुलझाएंगे। महेश्वरी साहब ने केस देवप्रिया से लेकर भगवान सिंह को दे दिया था। ठीक है सर, मैं मिल लेता हूँ भगवान सिंह से और उन्हें पूरी केस के बारे में शुरू से अवगत करवा देता हूँ। एक बात का ध्यान रखो अनुज, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे साथ इस थाने में कोई भी स्टाफ गलत नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि इस शहर में तुम्हारे धंधे की वजह से तुम्हारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है और वे लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की भी फिराक में होंगे, लेकिन यकीन मानो हम तुम्हारी स्थिति को भी ध्यान में रखकर कोई कार्यवाही करेंगे। महेश्वरी साहब ने मुझे भरोसा दिया। ठीक है सर, मैं जानता हूँ कि आपके रहते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। चलिए, उम्मीद है कि अगली बार कोई शिकायत हुई तो पहले आप सीधा मेरे पास आएंगे। ये बोलकर महेश्वरी साहब ने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। भगवान सिंह का कमरा नीचे ही थोड़ा सा अंदर जाकर था। जिस वक्त मैं उनके कमरे में पहुंचा उस वक्त वे भी किसी केस की चार्जशीट तैयार करने में व्यस्त थे। आप ही भगवान सिंह हैं जनाब? मैंने जान से पूछते उनसे पूछा। मैं ही भगवान सिंह हूँ, आप कौन हैं? भगवान सिंह ने मेरे साथ रागनी पर नजर डालते हुए पूछा। जी, मेरा नाम अनुज है और महेश्वरी जी ने मुझे आपके पास भेजा है। आजा भाई अनुज, बैठ जा, मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। भगवान सिंह अब अपने हाथ के कागजों को एक तरफ रखकर मुझसे पूरी तरह मुखातिब हो चुका था। जितना मुझे तुम्हारे हमारे साथी देव ने तुम्हारे केस के बारे में बताया है, उस हिसाब से तो आप पर अभी तक कोई केस बनता नहीं है। अब पिस्टल आपके घर से गुम हुई है और आपके घर में ही बरामद। इस गुमशुदगी के पीरियड में अगर इस पिस्टल से कोई वारदात नहीं हुई है तो तुम लंबी तान का सोना। जी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी पिस्टल के गायब होने से लेकर उसके मेरे ही घर से बरामद होने तक में एक लड़की की संदिग्ध भूमिका है।
उस लड़की के साथ एक और लड़की भी शामिल है जिसे मैंने इसी थाने में एक केस में जेल भिजवाया था। उन दोनों लड़कियों ने मुझे फंसाने के लिए कोई साजिश रची है। अगर उन दोनों लड़कियों से अच्छी तरह से पूछताछ हो जाए तो पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है, मैंने भगवान सिंह को बोला। उन लड़कियों से मैं मिल चुका हूँ। आपकी पिस्टल की एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए और उस पिस्टल पर उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट मिल जाए तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा उनको घर से उठाने में। अब सिर्फ शक की बिना पर मैं जब तक उन दोनों से पूछताछ नहीं कर सकता, जब तक उस पिस्टल से की कोई वारदात सामने नहीं आ जाती। भगवान सिंह एक एक बात नाप तोलकर बोल रहा था। मेरे पास अभी तक उसकी किसी भी बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं था। तभी दरवाजे से आती हुई एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। हम तीनों की निगाहें एक साथ ही दरवाजे की ओर उठी। दरवाजे पर कुमार की माताजी एक दूसरे लड़के के साथ खड़ी होकर अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। उनको वहां देखते ही मेरा मन आशंकाओं के बादलों से घिर चुका था। आइए मैडम। तब तक भगवान सिंह उन्हें अंदर आने के लिए बोल चुका था। उन माताजी ने बैठते ही कुछ पलों तक मुझे और रागिनी को घूरा। तुम वही हो ना बेटा जो आज दिन में मेरे बेटे गौरव को पूछने के लिए आए थे? माताजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ माताजी, मैं वही हूँ। क्या हुआ, अभी तक गौरव घर पर नहीं आया क्या? मैंने आशंकित स्वर में बोला। बेटा, ना तो उसका फोन मिल रहा है, ना ही उसकी बवाना वाली फैक्ट्री में है। मैं तो उसी की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ, माताजी ने कहा। क्या माजरा है, तुम जानते हो ही नहीं अनुज साहब? भगवान सिंह ने मुझसे पूछा, जो अभी तक मूक दर्शक बना हुआ हमें देख रहा था। मैंने इस बार कुमार के बारे में तफ्तीश से भगवान सिंह को समझाया। ठीक है मैडम, आप अपने बेटे का एक फोटो और उसका कहाँ और किन लोगों के साथ उठना बैठना है वो सब एक पेपर पर लिख कर दीजिए। साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी दीजिए। मैं उनके फोन की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ। भगवान सिंह ने एक ही बारे में सब कुछ बोल दिया। जी, मैं अभी आपको सब लिख कर दे देता हूँ। आप बस मेरे कजिन को जल्दी से जल्द ढूंढ लीजिए, माताजी के साथ आए उस किशोर उम्र के लड़के ने अधीर स्वर में बोला। चिंता मत करो बच्चे, हम तुम्हारे भाई को ढूंढने में जी जान लगा देंगे, भगवान सिंह ने उस लड़के को सांत्वना भरे स्वर में बोला। तभी भगवान सिंह के फोन की घंटी बज उठी। भगवान सिंह ने फोन सुनते ही अजीब सी नजरों से हम सभी की ओर देखा। उसके बाद उसने फोन रखते हुए उस कमरे में धमाका कर दिया। एक युवक की लाश मिली है, आप सभी को मेरे साथ चलना होगा उस युवक की शिनाख्त करने के लिए। भगवान सिंह ने अचानक से बोला ही था कि कुर्सी पर बैठी हुई माताजी एकदम कश खाकर कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। मैं जल्दी से माताजी को संभालने के लिए झुका, तब तक भगवान सिंह भी माताजी को उठाने की कोशिश करने लगा। रागिनी भगवान सिंह के टेबल पर रखा हुआ पानी के जग को उठाकर उससे पानी के छींटे माताजी के चेहरे पर मारने लगी थी। मैं किसी महिला सिपाही की ड्यूटी इनकी देखभाल के लिए लगाता हूँ बेटा, तुम हमारे साथ चलना, भगवान सिंह ने माताजी के साथ आए उस लड़के को बोला। आंटी जी, आप घबराएं मत, भगवान न करे कि कुमार के साथ कुछ बुरा हुआ हो, वो कोई भी और भी हो सकता है, आप हौसला मत हारिए, रागिनी ने माताजी को दिलासा देते हुए बोला। उसके बाद हम सभी लोग जल्दी से उस जगह के लिए निकल गए जहां किसी युवक की लाश मिलने की कॉल भगवान सिंह के फोन पर आई थी। कोई 20 मिनट के बाद हम लोग सेक्टर 28 के पास एक वीरान इलाके में पहुंचे। उस एरिया में अभी लोगों की बसावट काफी कम थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के वाहनों के लाइसेंस बढ़ने की वजह से वाहनों की आवाजाही लगी रहती थी। दूर से ही हमारी नजर एक जगह पर लोगों की भीड़ पर पड़ चुकी थी। भगवान सिंह ने अपनी गाड़ी को उसी भीड़ के पास जाकर रोका था। हमने भी अपनी गाड़ी को भगवान सिंह की गाड़ी के पीछे ही पार्क किया। भगवान सिंह के साथ उस भीड़ की तरफ बढ़ गए। भगवान सिंह के साथ थाने से 4 कांस्टेबल भी थे। पुलिस को देखते ही भीड़ ने अब तितर बितर होना शुरू कर दिया था। वो एक खाली प्लॉट था जिसमें काफी झाड़ झंकार उगाए थे। ऐसी ही एक झाड़ियों के पीछे से एक युवक के दोनों पांव बाहर की तरफ नजर आ रहे थे। दिल की धड़कनें सिर्फ गौरव के भाई की ही नहीं, मेरी भी बढ़ी हुई थी। अगर ये लाश गौरव की हुई तो अपनी भी वाट लगने वाली थी। लेकिन पाँव को जब मैंने गौर से देखा तो मुझे वे पाँव गौरव के डील डॉल से जुदा प्रतीत हुए। लेकिन तब तक भगवान सिंह और उसके साथ एक कांस्टेबल उस लाश तक पहुंच चुके थे।
बाकी कांस्टेबल वहां लगी हुई भीड़ को हटाने में मशगूल हो गए थे। लाश को देखते ही वो लड़का मुझसे लिपट गया। ये गौरव भैया नहीं है, उसने लिपटे हुए इतना ही बोला। उसकी दोबारा से उस लाश को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने भी उस लाश को देखकर भले ही ये सोचकर राहत की सांस ली थी कि ये गौरव की लाश नहीं है, लेकिन उस लाश को देखकर भी मन में एक अफसोस तो उभरा था, क्योंकि कोई तो था जिसे इस बेरहमी से मारा गया था। अनुज, तुम इस लड़के को लेकर थाने चले जाओ और गौरव की माता जी को बता दो कि ये लाश गौरव की नहीं थी। उनको भी सुकून मिल जाएगा। भगवान सिंह मुझे बोलने के बाद अब एक लाश की बरामदगी के बाद की कार्यवाही के लिए दूसरे लोगों को फोन मिलाने लगा था। ऐसे ही मेरे इलाके में 2 दिनों में 2 लाशों का मिलना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। इन्हीं सोच विचार में खोया हुआ मैं थाने पहुंचा। मैं थाने में गौरव के बारे में उनकी माताजी से और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने रागिनी को उस लड़के के साथ थाने के अंदर माताजी को सारी बात बताने के लिए भेज दिया। रागिनी मुझे मेरी गाड़ी की तरफ आती नजर आई। चलो, अभी गौरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वे रिपोर्ट लिखवाने के बाद ही आएंगे। रागिनी ने गाड़ी में बैठते हुए बोला। तुम्हें अभी सब कुछ अजीब नहीं लग रहा रागिनी? मेरे पिस्टल का गायब होना, फिर पिस्टल का मिलना, और 2 दिन में 2 लाशों का मिलना, और उन लाशों में से एक उस लाश का नहीं मिलना जिनकी आशंका से हम दुबले हुए होते हैं। मैंने रागिनी की तरफ देखते हुए बोला। लग तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारी पिस्टल का सस्पेंस तो कल फॉरेंसिक की रिपोर्ट के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सुबह से मेघना और देविका के बारे में ही सोच रही हूँ कि वे दोनों किस फिराक में हैं और वे करना क्या चाहती हैं। रागिनी ने मेरी ओर देखकर बोला। कोई आधा घंटे के बाद मैं सौम्या की कोठी की पार्किंग में अपनी गाड़ी घुसा चुका था। सौम्या नीचे ही ड्राइंग रूम में हमारा इंतजार करती हुई मिली। हाँ यार, देविका के बारे में एक बात मुझे पता चली है जो अब तुम्हें भी बताना जरूरी लग रहा है, सौम्या ने गंभीर स्वर में बोला। बोलो, क्या बात है? मैंने सौम्या के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमाते हुए कहा। जब मेघना मेरे साथ यहाँ रहती थी, तब एक बार वो अपनी फैमिली एल्बम मुझे दिखाने के लिए यहाँ लाई थी। उसके जेल जाने के बाद से उसका सामान अभी तक मेरे पास ही रखा है। कल तुमसे बात होने के बाद मैं मेघना के सामान को चेक कर रही थी, तो उस एल्बम पर मेरी नजर पड़ी। 2-3 फोटोग्राफ में मुझे एक लड़की हूबहू देविका जैसी ही लगी, जो कि मेघना के साथ में थे। मैं सौम्या ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी। इसका मतलब दोनों जेल में नहीं मिले, बल्कि पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, मेरे मुंह से स्वतः निकला। अगर फैमिली एल्बम में फोटो है, तो हो सकता है आपस में कोई फैमिली कनेक्शन भी हो। रागिनी ने काम की बात कही। मेघना के जेल जाने के बाद ही देविका ने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन की। ये किसी के रेफरेंस से आई थी या डायरेक्ट भर्ती थी? मैंने सौम्या से पूछा। ये तो एचआरडी ही बता सकती है, मुझे स्टाफ के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है, सौम्या ने स्पष्ट बोला। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि तुम्हारी कंपनी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए देविका को तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करवाई गई थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने पहले ही कांड में वो पकड़ ली गई। रागिनी ने बोला तो मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। राजीव की कभी कोई खोज खबर ली है तुमने? उसे तो जेल गए 2 साल हो चुके हैं, मैंने सौम्या से पूछा। नहीं, मैं तो जेल में जाकर उससे कभी मिली नहीं, लेकिन उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड पर मैं उससे डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, सौम्या ने एक नई बात बताई। एक बात शुरू से सोचो सभी लोग, राजीव सौम्या को मारकर मेघना से शादी करना चाहता था। उसके अरमान पूरे नहीं हुए और उसे जेल जाना पड़ गया, लेकिन अरमान तो उस समय मेघना के भी पूरे नहीं हुए थे, और उसने उस वक्त मासूमियत का ढोंग रचकर हमारे अनुज बाबू को अपनी खूबसूरती से रिझा लिया और मना भी लिया कि अनुज सर ने शर्मा जी की प्रार्थना करके मेघना को उस केस से बाहर करवा लिया। ये बोलकर रागिनी एक पल को चुप हुई। रागिनी ने इस वक्त एक बेहद काम का पॉइंट पकड़ा था। ये बात सही थी कि उस वक्त अरमान सिर्फ राजीव की ही नहीं, मेघना के भी पूरे नहीं हुए थे। वो अरमान थे राजीव बंसल से शादी करके बंसल इंडस्ट्री की एक मामूली कर्मचारी से 300 करोड़ की बंसल इंडस्ट्री की मालकिन बनना। आप लोग क्या सोच रहे हो? अगर राजीव और सौम्या का तलाक हो जाता है, तो बंसल इंडस्ट्रीज से राजीव का लेना देना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा,
क्योंकि वो तो वैसे भी उम्र भर के लिए जेल में है। लेकिन सजा होने के बावजूद हमारे कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसका लाभ उठाकर कम से कम कोई पैसे वाला तो कभी भी बाहर आ सकता है। रागिनी ने फिर से बोला। तुमने तलाक फाइल किया? मैंने सौम्य से पूछा। अभी 6 महीने पहले। अनुज सर, हमें सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि 2 बार आप मेघना के फैलाए जाल से सौम्या को बचा चुके हैं। इस बार पहले उनके निशाने पर आप हो, लेकिन आखिरी निशाना सौम्या ही है। सौम्या की जान एक बार फिर से खतरे में है। रागिनी की ये बात सुनते ही सौम्या ने घबराकर रागिनी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो, वे दोनों तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू पाएंगी। रागिनी ने सौम्या को हिम्मत बंधाई। रागिनी, तुम्हें मेरे साथ हर वक्त रहना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सौम्या ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह से बोला। सौम्या की बात सुनकर रागिनी ने मेरी ओर देखा। तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारे बॉडीगार्ड तो हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं ना? मैंने सौम्या को कहा। वे लोग अकस्मात कोई मुझ पर हमला होने पर मुझे बचा तो सकते हैं, लेकिन वे लोग तुम्हारी तरह से सोच नहीं सकते हैं। अनुज, तुम उन दोनों को फिर से उन्हीं के जाल में उन्हें फंसाओ और उन्हें जेल भिजवाओ। रागिनी मेरे साथ ही रहेगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। सौम्य की बात को मैं आसानी से नहीं टाल सकता था। इस बात को रागिनी भी बेहतर तरीके से समझती थी, इसलिए इस बार रागिनी ने सहमति में मेरी ओर देखकर अपनी गर्दन हिलाई। अगले दिन मैं अभी तैयार हुआ ही था कि थाने से भगवान सिंह का कॉल आ गया। उसने मुझे बड़े नरम स्वर में थाने आने के लिए बोला। अनुज साहब, जिस लड़की की लाश हमें परसों मिली है, क्या आप उसे जानते हैं? जी नहीं, मैंने उस लड़की को उस दिन जिंदगी में पहली बार देखा था। लेकिन उस लड़की के घर के सामान में एक डायरी मिली है जिसमें आपके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। उसमें उसने लिखा है कि तुम और वो लड़की पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद तुम अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गए। उसके फोन में आपका फोन नंबर भी आपके नाम से सेव किया हुआ मिला है। भगवान सिंह एक के बाद एक बम मेरे सिर पर फोड़े जा रहा था। मैं एक बार उस लड़की के जीवित अवस्था में लिए गए कोई फोटोग्राफ देख सकता हूँ? मैं अब कुछ भी बोलने से पहले उस लड़की को सही से देख लेना चाहता था। जी, बिल्कुल देख सकते हैं। ये बोलकर भगवान सिंह ने अपनी दराज से एक फाइल निकाली। उस फाइल में रोजनामचे की कॉपी के साथ ही उस लड़की की विभिन्न कोण से खींची गई उसकी लाश की तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों के नीचे ही उसकी जीवित अवस्था की 2 तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने गौर से उन तस्वीरों को देखा। बहुत ध्यान करने के बाद भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। मैंने तस्वीर पर नजर डालकर इनकार में अपनी गर्दन को हिलाया। मैं इस लड़की से अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला, और जो उस डायरी में आप लिखा हुआ बता रहे हैं कि मैं अचानक इस लड़की की जिंदगी से गायब हो गया, ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि पिछले 5 सालों से तो मैं अपने इस रोहिणी वाले घर में रह रहा हूँ। मैंने भगवान सिंह की डायरी वाली बात का भी जवाब दिया। लेकिन कोई लड़की अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगी? आपको यकीन है कि ये डायरी उसी लड़की के हाथ की लिखी हुई है? क्या आप इसकी जांच कर चुके हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ इस मिली हुई डायरी के आधार पर आपसे पूछताछ कर रहे हैं। जिस लड़की से मैं अपनी जिंदगी में कभी मिला नहीं, जिस लड़की ने अपने जिंदा रहते कभी मुझे देखा नहीं, ऐसी लड़की के केस में हो सकता है कि यह डायरी किसी ने प्लांट कर दी हो। मैंने अपनी शंका जताई। फिर तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी पिस्टल की फॉरेंसिक रिपोर्ट इस लड़की के जिस्म में पाई जाने वाली गोली की फॉरेंसिक रिपोर्ट एक ही मिले। आप अपने बचाव की पूरी तैयारी कर लीजिए अनुज बाबू, क्योंकि शाम को रिपोर्ट आने तक का ही वक्त है आपके पास। भगवान सिंह ने मुझे चेतावनी नुमा लहजे में बोला। अभी मुझे जाने की इजाजत है या नहीं, शाम की शाम को देखी जाएगी, मैंने भगवान सिंह को कहा। जी बिल्कुल इजाजत है, लेकिन एक नेक सलाह है आपके लिए। शाम को अपने साथ एक वकील जरूर लेते आइए, आपको जरूरत पड़ सकती है। भगवान सिंह भी अब देवप्रिया वाली जुबान पर आ गया था। बेफिक्र रही जनाब, अपने लायक वकालत तो मैं खुद भी करना जानता हूँ। ये बोलकर मैं कुर्सी से उठा और तेज कदमों से कमरे से बाहर आ गया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ अगला वीडियो लेके पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।